हेलो बच्चों। पिछले क्लास तक हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं जो अभी तक के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे और नीट में भी और जे में भी ऐसे सवाल आए हुए हैं। आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जिसे कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद तक फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि कूलॉम्स लॉ पर भी बेस्ड होंगे और इस पर भी बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है कि हम जो टॉपिक आज का पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का क्या नाम है। तो उसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, आवेश वितरण कि जब हम किसी चीज को चार्ज देते हैं, किसी चीज को आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने पर वो जो आवेश होता है यानी जो चार्ज होता है वो कैसे रहता है, कैसे दिखता है, कैसा होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे, समझ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक रॉड है, बहुत पतला सा रॉड है। ठीक, पतला रॉड यहाँ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको ऐसे चौड़ा सा बना लेते। मान लीजिए एक रॉड है, ठीक, एक लंबाई का रॉड है जिसमें चौड़ाई का नेग्लेजिबिलिटी है, लेंथ बहुत बड़ी है, जैसे एक लंबा पतला तार। अब ये जो तार है, ये जो रॉड है, इस रॉड को के ऊपर क्या क्या है, तो आपको पता है कि रॉड बना होगा एटम्स से या मॉलिक्यूल्स से। हालांकि मॉलिक्यूल्स खुद एटम से बने होंगे। एटम में प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा और न्यूट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, और दोनों पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू बराबर होती है। ठीक, बस अंतर क्या है कि एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज माइनस में रहता है और प्रोटॉन वाला चार्ज पॉजिटिव होता है तो प्लस में रहता है। क्लियर है ये बात? अब हम कह रहे हैं कि हम इसको चार्ज कर रहे हैं, तो हमने आपको चार्जिंग करने के लिए तीन तरीका बताया था। क्या क्या था? एक तो रबिंग था, जिसको हम कंडक्शन कह सकते हैं, और एक होता है इंडक्शन, यानी चार्ज करने का एक तरीका क्या है? इंडक्शन है, यानी कि या तो चालन द्वारा या तो प्रेरण द्वारा। जब हम चार्ज कर लिए, चार्ज कर रहे हैं, तो चार्जिंग की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलेगी वो समझना है आपको। ठीक, ये बात समझ में आई या नहीं आई? सपोज करो कि हम इसको चार्ज दे रहे हैं निगेटिव, यानी हम इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। हम इसको किसी मेथड से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो भाई ये एटम्स से बना होगा, ढेर सारे एटम्स से बना होगा। ठीक, जब हम इसे पहला इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे रॉड में कहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज को पहला रॉड दी, पहला चार्ज दिए, वो यहाँ आ गया, पहला इलेक्ट्रॉन दिए वो यहाँ आ गया। लेकिन जब हम दूसरा चार्ज देंगे उसे, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, तब क्या होगा? पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब एक इलेक्ट्रॉन और इसको वापस दिए, एक इलेक्ट्रॉन और दिए। तो जब एक और दिए तो क्या होगा? तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्जेस होते हैं, और दो सेम चार्ज यानी दो निगेटिव चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कौन सा? रिपल्सिव। दो निगेटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? रिपल्सिव। अब जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहने की कोशिश करेंगे। यानी जब हम दो चार्ज दे चुके हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस कोने पे रहना चाहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कोने पे रहना चाहेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होके घूम सकता है तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? मान लो कि एक तीसरा चार्ज दिए, तब तो तीसरा वाला ऐसी जगह रहने की कोशिश करेगा ताकि उसके ऊपर यानी पूरे आपस में उनके बीच की दूरी क्या हो? मैक्सिमम हो। लेकिन जब हम चौथा चार्ज देंगे तब क्या होगा? वो तीसरा वाला वहां से हटके कुछ इस तरह से लोकेशन पे आ जाएगा। ये बात पल्ले पड़ रही है? ठीक है। और इस तरीके से धीरे 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 जब चार्जेस की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इतनी दूरी पे रहना चाहेंगे जैसे कि
मैक्सिमम आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रह सकें, सो दैट कि उनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के केस में। कहोगे सर अगर पॉजिटिव चार्ज देते तब? तो ये पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन इमूवेबल है क्योंकि वो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंडेड है। तब क्या होगा, जब आप पहला पॉजिटिव चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या होता है कि हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो जब हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा, है ना। और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, निकालेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इसमें से कहीं भी हो सकता है, किसी भी एटम पे हो सकता है, ठीक। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब क्या होगा, जैसे मान लो पहला इलेक्ट्रॉन निकाले, यहां से निकल गया, एक निकल के गया, ठीक। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सभी एटम्स कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, और उनके आसपास, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि 11th की केमिस्ट्री की क्लास में आपको बताया गया है, ठीक। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ गया, और वो पॉजिटिव आयन इमूवेबल है। कैसा है, इमूवेबल है, यानी वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहीं से निकलेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन दो पॉजिटिव चार्जेस आयंस के बीच में जो फोर्स लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि ये आसपास है। उस फोर्स से बचने के लिए क्या होगा, जो बगल वाले आयंस हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो ये वाला इसको देगा, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बगल वाला उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, और ऐसे करते 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 जब हम दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे, तब जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्यों, क्योंकि वो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ आके यहाँ से निकल गया है, ठीक है, बात समझ में आई? इसी तरीके से जो हम तीसरा चार्ज देंगे, निकालेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज चल के नहीं पहुंचा है वहां, कैसे पहुंचा है, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे है। इलेक्ट्रॉन निकला इससे तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन निकला इससे तो ये डबल पॉजिटिव नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा, चार्ज को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये पॉजिटिव एक रह गया, ठीक, इधर पॉजिटिव था, ऐसे ऐसे समझिए कि ये पहला वाला यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो ये पॉजिटिव हुआ, पर ये दोनों पास पास हैं। उससे बचने के लिए इधर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। उसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसे करते 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 ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको देगा, इसको देगा, और लास्ट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी यहाँ पे। सिमिलरली जब तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो भी ऐसे प्रोसेस होगा, ऐसे करते करते एक यूनिफॉर्म चार्ज पूरे रॉड पे डेवलप हो जाएगा। यूनिफॉर्म रॉड क्या हो जाएगा, चार्ज रॉड पे डेवलप हो जाएगा, और इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को, इस चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका मेन कारण है द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी बॉडी को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसकी पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी चार्ज एक समान रूप से वितरित होता है। कैसा वितरित होगा, एक समान रूप से वितरित होगा, ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए, जब तक चार्ज 1 2 4 6 है तब तक तो आप इस तरीके से समझ पाएंगे,
लेकिन जब चार्जेस की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 के पावर 5, 10 के पावर 6 इस तरीके से हो गई। उस केस में जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, तो ठीक है ऐसे समझिए जैसे घास दूर से देखने पे एक समान लगता है, स्मूथ लगता है, पर जब हम एक्चुअल में पाते हैं तो पाते हैं एक एक पेड़ है और एक एक पेड़ से एक एक घास ऐसे निकली हुई है ना, एक एक पत्ता है, लेकिन हम दूर से देखते हैं तो हमको कैसा दिखता है कि स्मूथ दिखता है। ठीक, ये ठीक ऐसे है जैसे ये आपको स्मूथ दिख रहा है, पर एक्चुअल में ये कैसा होगा, एक्चुअल में इसका सरफेस होगा ये एटम, फिर ये एटम, फिर ये एटम, फिर ये एटम, फिर एटम, फिर एटम, फिर एटम, फिर एटम, फिर एटम, इस तरीके ऊपर वाला हिस्सा। पर देखने में हमें ये कैसा लग रहा है, एकदम परफेक्टली स्मूथ लग रहा है ना? इस चीज को समझिए, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का वो एक समान होता है, यानी जब हम किसी भी बॉडी को चार्ज देते हैं तो सिमिलर चार्जेस के बीच होने वाले रिपल्सन के कारण वो चार्ज एक समान रूप से उसके पूरे बॉडी पर, पूरे पृष्ठ पर या पूरे आयतन पर वितरित हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये जो वितरण है, ये जो वितरण है वो तीन तरह का हो सकता है। सबसे पहला लीनियर, यानी रैखिक, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम चार्ज को किसी लीनियर बॉडी पर दिए हैं जिसके पास खाली लेंथ है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में कहें, सॉरी इंग्लिश में कहें तो लिख सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लीनियर बॉडी इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी रैखिक वस्तु पर वितरित आवेश को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। किसी रैखिक वस्तु पर वितरित आवेश को क्या कहेंगे, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। जैसे रॉड, जैसे तार, जैसे रॉड, जैसे तार, ठीक है ना? जैसे कोई बहुत लंबा छड़ जिसकी लंबाई उसके बाकी डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, या बाकी डायमेंशंस उसकी लंबाई के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल हो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि इसकी लेंथ है कैपिटल एल और इस पे टोटल चार्ज दिए हैं क्यू, टोटल चार्ज दिए हैं कितना, क्यू, तो क्यू डिवाइडेड बाई एल क्या होगा भाई, सिंपल से जैसे ऐसे समझिए कि अगर हम कहें कि 2 मीटर का एक रॉड 20 किलोग्राम का है और एक जैसा एक समान है परफेक्टली, तो 2 मीटर का रॉड अगर 20 किलोग्राम का है तो 1 मीटर का रॉड 10 किलोग्राम का होगा। तो आधा मीटर का रॉड 5 किलोग्राम का होगा, है ना? कैसे निकालते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ। ऐसे ही मान लीजिए इतने रॉड पर क्यू चार्ज है तो 1 मीटर पर कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल। इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, लेमडा से, और इसे कहते क्या हैं, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे डिफाइन करोगे पेपर में, 1 नंबर में या 2 नंबर, 1 नंबर में जनरली पूछता है कैसे लिखोगे, कैसे डिफाइन करोगे, तो हिंदी में मैं पहले समझा दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी कर दे रहा हूँ। ठीक, पहले हिंदी में, इसको कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। परिभाषा हो गया कैसे, तो एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, यानी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज
डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, लेमडा बराबर क्यू बाई एल, लेमडा बराबर क्यू बाई एल। तो क्यू बराबर लेमडा इंटू एल। अब अगर ये इतनी बेसिक चीज है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये तो 6, 7, 8 में भी जानते थे, एकीक नियम से भी जानते थे, यूनिटरी मेथड से भी जानते थे। तो फिर ऐसा क्या फंडामेंटल बात इसमें बता दिए? तो इसमें फंडामेंटल बात है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कैलकुलस। कैसे? देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ एक रॉड है, सपोज करो कि क्या है, एक रॉड है, सपोज करो कि एक रॉड है, ठीक। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, ठीक, और इसका लेंथ पता है। हमसे पूछे कि यहां से यहां तक टोटल चार्ज बताओ, तो बता ले जाएंगे, ठीक। पर उसका जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो कैसे आएगा वो देखिए। तो मान लीजिए एक रॉड है, इंड है ए और एक इंड है बी। इस इंड से इस इंड तक इसकी लेंथ है एल, और ये जो लेमडा है वो एक्स पर डिपेंडेंट है। लेमडा जो है वो एक्स पर क्या है? डिपेंडेंट है। लेमडा जो है वो एक्स पर क्या है? डिपेंडेंट है। यानी लेमडा एक फंक्शन है किसका? एक्स का। और एक्स का मतलब ए से दूरी, यानी 0 से लेकर के बी तक की दूरी। बात समझ में आई? अगर ऐसा है लेमडा, तो इसका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। मान लीजिए यहां से एक्स दूरी पर, यहां से एक्स दूरी पर, यानी यहां से एक्स दूरी पर एक हिस्सा है छोटा सा पतला सा, जिसकी लंबाई है dx। जिसकी लंबाई कितनी है? dx, यानी ये छोटी वाली लंबाई कितनी है? dx। तो इस dx को कहते हैं लेंथ एलिमेंट। तो लेट एक लेंथ एलिमेंट लिए हैं dx, कहाँ लिए हैं? एट x डिस्टेंस फ्रॉम a, एट x डिस्टेंस फ्रॉम a, ठीक है, क्लियर हुआ? अब इस dx का लेमडा पता है हमको, तो लेमडा का जो फॉर्मूला है वो है इतना, कितना? लेमडा इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक। तो dx लंबाई में कितना चार्ज आएगा? dx लंबाई में कितना चार्ज आएगा? यानी चार्ज इन लेंथ एलिमेंट, छोटे लेंथ एलिमेंट में चार्ज कितना आएगा? dq, और उसकी वैल्यू होगी लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू dx, ठीक है। अब अगर छोटी सी लंबाई में इतना लेंथ, इतना चार्ज आ रहा है, तो A से B तक टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज Q बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा विथ रिस्पेक्ट टू dx, 0 से कहां तक? A से कहां तक? B तक। अब अगर ये लेंथ आप यहां लेते तो इसका x की वैल्यू क्या होती? 0, और यही आप यहां लेते तो x की वैल्यू क्या होती? L। तो dx की वैल्यू 0 से L तक वेरी कर रही है, ठीक। मेन यूज हमारा भाई साहब यहाँ है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सवाल आएगा बहुत टिकी, बहुत अच्छे एडवांस वगैरह में बहुत अच्छे सवाल आते हैं। तो लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से है, क्यू बराबर लेमडा इंटू dx, 0 से एल, या एक लेंथ से दूसरे लेंथ है, x1 से x2 तक, ठीक है। कोई पूछ बैठे कि सर इसका SI यूनिट बताओ और इसका डायमेंशन बताओ, और स्केलर है कि वेक्टर बताओ, तो ध्यान रखो SI यूनिट क्या हुआ? कूलॉम पर मीटर
कैपिटल सी स्मॉल एम। डायमेंशन तो चार्ज का मैंने बताया था 80 और लेंथ का एल, तो क्या होगा डायमेंशन एल माइनस वन टी, एल माइनस वन टी है। और स्केलर है कि वेक्टर, तो भैया याद रखिएगा कि कैसा है स्केलर, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट है कूलॉम पर मीटर, डायमेंशन है एल माइनस वन टी ए, और यह कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये वाला चीज ध्यान रखना। अभी मैं आपको इस पर क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, करा दे रहा हूँ, लिख लिए, डन। चलिए क्वेश्चन लिखिए। दो माइनर माइनर क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ of 2 centimeter. Find linear charge density। ऐसे सवाल जो आपके बोर्ड में 1 नंबर में पूछ सकता है। क्या कह रहा है, टोटल चार्ज दिया है 50 माइक्रोकूलम, यानी Q की वैल्यू है 50 माइक्रोकूलम, यानी 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, ठीक। और कितनी लंबाई में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 सेंटीमीटर में, यानी लेंथ की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर हो गया। आपसे पूछा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम लोग जानते हैं लेमडा इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एल, क्यू बाई एल। अब लेमडा अगर क्यू बाई एल है तो क्यू की वैल्यू 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। 2 से काटे 50 को, 25 इंटू 10 पावर माइनस 6, और नीचे से ऊपर गया 2, माइनस 6 प्लस 2 कितना हो गया, माइनस का 4। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर। डेसिमल जब भी लेफ्ट साइड आएगा तो पावर 10 की पावर प्लस में जाएगी, और अगर डेसिमल राइट साइड में जाएगा तो 10 की पावर माइनस में जाएगी। यहाँ डेसिमल नहीं था, इसका मतलब कि 5 के राइट में रहा होगा। एक शिफ्ट इधर करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 1 10 पावर 1 और 10 पावर माइनस 4 पहले से है, तो 1 और माइनस 4 सॉल्व हुआ, -3। और इसका ऐसा यूनिट, ऊपर चार्ज नीचे मीटर, यानी चार्ज पर यूनिट मीटर, चार्ज यानी कूलम पर मीटर। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, आसान सवाल है। एक थोड़ा ट्रिकी देखिए, ठीक। क्वेश्चन 2, a rod is lying along x-axis with its one end at -4, 0 meter and other end at 4, 0 meter, ठीक है। इफ
द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज 0.2 नैनो कूलॉम पर मिलीमीटर या पर सेंटीमीटर कर देते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिकल हो जाए। 0.2 नैनो कूलॉम पर सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल चार्ज ऑन इट। एक रॉड है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक, उसके अनुदिश लाई कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। तो कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस आपको पता है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स डैश निगेटिव एक्स और वो निगेटिव वाई। रॉड ऐसा है, ठीक। इस रॉड का एक एंड दिया है -4,0 पर और दूसरा एंड दिया है 4,0 पर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितनी हो गई, 4 इधर 4 इधर, कितना हो गया 8 मीटर, यूनिट ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, तो लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी 0.2 नैनो कूलॉम पर सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 0.2 नैनो यानी 10⁻⁹ कूलॉम पर सेंटीमीटर, सेंटी माने 10⁻⁻2 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम पर मीटर, लेमडा आ गया। अब जब आपको लेमडा आ गया, लेंथ आ गया, तो चार्ज भी आ जाएगा, Q इक्वल्स टू लेमडा एल। तो 0.2 इंटू 10⁻⁷ इंटू लेंथ की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया, है ना। एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, तब बताइए। हो गया। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो हो गया आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई लीनियर बॉडी है और मान लीजिए कि आपने जो चार्ज दिया वो किसी ऐसे शेप की बॉडी के लिए दिया जो 2 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे रेक्टेंगुलर सीट हो गया, है ना, रेक्टेंगुलर सीट हो गया, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, या कोई स्क्वायर प्लेट हो गया, कोई सर्कुलर डिस्क हो गया, तब क्या करेंगे, तो वो आएगा चार्ज कहाँ, एरिया पर। तो दूसरा हो गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। जब हम किसी भी बॉडी को चार्ज देते हैं, ठीक, अगर उसके पास सरफेस कैसा हो, पूरा सरफेस हो, जैसे कोई सीट है, जैसे क्या हो, मान लीजिए कोई सीट है, कोई प्लेट है ना, या कोई ऐसा सरफेस है जो जिसके पास 2 डायमेंशनल बॉडी हो, जैसे कोई रेक्टेंगल है, तो मान लीजिए ऐसे कोई रेक्टेंगुलर शेप का है, कोई भी टाइप का शेप का बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो जब चार्ज देंगे तो वो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, क्योंकि उनके बीच क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, यानी प्रतिकर्षण का बल लगता है, ठीक। और जब ये प्रतिकर्षण का बल लगता है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो भाई ऐसे, यानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। और ऐसे केस में चार्ज आया Q और टोटल एरिया है A, तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसे क्या कहेंगे,
सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा इक्वल्स टू हो गया टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ए। सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया? टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ए। परिभाषा कैसे देंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल कह सकते हैं द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on per unit surface area, per unit surface area is called surface charge density and it is denoted by symbol sigma। किस सिंबल से? सिग्मा। कौन सा सिंबल है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। इसका एसआई यूनिट आपसे पूछ सकता है पेपर में, इसका डायमेंशन पूछ सकता है आपसे पेपर में, ठीक है? डायमेंशन पूछ सकता है। तो एसआई यूनिट कैसे निकालोगे आप? एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन तो मीटर स्क्वायर का लेंथ L2 नीचे से ऊपर गया माइनस, और कूलम का तो जानते हैं 80 यानी TA, तो L माइनस 2 TA। और ये भी कैसी क्वांटिटी है भैया? ये भी स्केलर है। अब अगेन वही चीज फिर से घूम फिर के आएगी क्या? मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है सिग्मा, आपसे कहे इस पर टोटल इसका टोटल चार्ज बताओ, तो क्या करोगे? पहले एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे। क्या लोगे? छोटा सा एरिया एलिमेंट। छोटे से एरिया एलिमेंट को लेने के बाद इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन। Q बराबर सिग्मा इंटू एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन। Q बराबर सिग्मा इंटू एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? इसको नोट कर लीजिए, ये आपको याद रखना है। सेम प्रोसेस अगर मैं यहाँ वॉल्यूम लिख दूं तो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और पूरे बॉडी में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको नोट कर लिए, फिर मैं लिखवा देता हूँ। हो गया? डन। तो तीसरा जो टाइप है वो क्या है? पढ़ने में सिमेट्री होनी चाहिए ताकि आप चीजों को समझ भी पाए कि हाँ ये हो रहा है ना? तो तीसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपका वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक लिखा रहेगा। तो आयतनिक आवेश घनत्व, आवेश वितरण, यानी आयतन में आवेश वितरण। आयतन माने पूरे बॉडी में। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के लिए ले लें, सपोज करिए कि रबड़ की गेंद ले लेते हैं और उसको चार्ज दिए, तो वो जो चार्ज होगा वो पूरे बॉडी में होगा, सरफेस पे नहीं होगा। कहाँ होगा? पूरे बॉडी में होगा। तो अगर पूरे बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा तो उसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें जो डेंसिटी आएगी उसे क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रो से। किससे? रो से। तो रो बराबर हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है, हो गया। मीटर क्यूब का L-3 ऊपर जाएगा और TA
चार्ज के लिए है, तो L-3t है और ये है कैसी क्वांटिटी? स्केलर ही है। ठीक, तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑन ए, भाई वन डायमेंशनल है तो पक्का है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ऐसे समझ लो। वन डायमेंशनल बॉडी है तो कैसा चार्ज डेंसिटी आएगा, टू डायमेंशनल बॉडी है तो कैसा चार्ज डेंसिटी आएगा, थ्री डायमेंशनल बॉडी है तो कैसा चार्ज डेंसिटी आएगा। कह रहे हैं वन डायमेंशन यानी खाली लंबाई लंबाई है तो हमेशा चार्ज डेंसिटी कौन सा आएगा? लीनियर। ठीक, क्लियर हो गया। टू डायमेंशन यानी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, पर पतला है, थिकनेस नहीं है। तो टू डायमेंशनल है तो चार्ज डेंसिटी कौन सा आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल है तब तो फंसेगा। जैसे ये मार्कर थ्री डायमेंशनल है, इसके पास लेंथ भी है, ये विड्थ भी है और ये हाइट भी है, ये वाली विड्थ भी है और ये वाली हाइट भी है। ये क्या है? थ्री डायमेंशनल बॉडी। जैसे मोबाइल में होता है लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों होती, ऐसे किसी बॉडी में थ्री डायमेंशनल बॉडी में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कैसे डिफाइन करोगे? तो ध्यान रखिएगा, उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आ सकती है और वैल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी आ सकती है। तो पहले चेक करोगे किस से कि क्या है, मटेरियल क्या है। तो भैया या तो कंडक्टर हो सकता है या तो नॉन कंडक्टिव हो सकता है, यानी या तो कंडक्टर हो सकता है या तो नॉन कंडक्टर। तो अगर कंडक्टिंग बॉडी है यानी कि कंडक्टर है तो उसके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो जैसे ही हम चार्ज देंगे सरफेस पर आके वो क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सारा का सारा चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पे। तो अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज डेंसिटी हमेशा कहाँ आएगी? सरफेस पे। और अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी है और थ्री डायमेंशनल है तो चार्ज कहाँ आएगा? वॉल्यूम में, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आएगी। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिए। वन डायमेंशनल बॉडी का लीनियर चार्ज डेंसिटी, टू डायमेंशनल बॉडी के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अगर कंडक्टिंग है तो सरफेस, नॉन कंडक्टिंग है तो वॉल्यूमेट्रिक। इसको पहले नोट कर लो फिर क्वेश्चन करते हैं। पॉज करिए, नोट्स करिए, नोट कर लीजिए फिर बताइए। हो गया? चलिए, भूलिएगा नहीं, ये भूले खत्म। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दो हो गया था, तीसरा ए सर्कुलर रिंग हैज रेडियस 1.4 centimeter and charge density on it is 2 coulomb per meter क्यूब, सॉरी पर मीटर। ठीक है, क्योंकि क्या है? रिंग है, रिंग माने हिंदी में क्या बोलेंगे? वलय। वलय माने जैसे अंगूठी, जैसे जैसे कंगन या चुल्ला या जैसे चूड़ी बैंगल, ये सब क्या है? रिंग्स है। ठीक, और रिंग है तो टू डायमेंशनल नहीं बल्कि वन डायमेंशनल, मतलब है तो टू डायमेंशनल, पर जो चार्ज आएगा वो किस पे आएगा? खाली रिंग पे आएगा, यानी लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। इसीलिए देखिए ध्यान से,
या तो आपको वर्ड दिया होगा, नहीं तो आप यूनिट से चेक कर सकते हैं कि लीनियर है कि वॉल्यूमेट्रिक है कि सरफेस है। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन इट। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन इट। ठीक, सोल्यूशन कैसे करोगे भैया? आसान है। सर्कुलर रिंग का रेडियस दिया है आर, कितना 1.4 सेंटीमीटर, यानी 1.4 इंटू 10⁻² मीटर। सब कुछ ऐसा यूनिट में होगा, गलती नहीं करना है। चार्ज डेंसिटी कौन सा दिया है? नाम नहीं लिखा है, पर यूनिट से क्लियर हो रहा है कि कौन सा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो आप लिख लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। ठीक, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा की वैल्यू है 2 कूलम पर मीटर। आपसे पूछा है टोटल चार्ज, तो भाई टोटल चार्ज का फॉर्मूला Q इंटू लेमडा इंटू लेंथ, लेमडा इंटू लेंथ। एक रिंग का लेंथ क्या होगा? एक रिंग का लेंथ क्या होगा? रिंग में जो चार्ज होगी वो कहाँ रहेगी? ऐसे पूरे सरफेस पे, मतलब पूरे लेंथ पे। तो ये जो लेंथ है वो कितना होगा? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका लेंथ कितना होगा। इसका लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर, हाँ सही है, लेमडा 2 पाई आर। तो लेमडा की वैल्यू 2 एसआई यूनिट में है, 2 की वैल्यू 2 एसआई यूनिट में है, पाई/7, और आर की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर करना है, तो 2 बार लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, 7 से काट दिए, 7 दूनी 14, यानी 0.2, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 22, 7 दूनी 14 यानी 0.2 इंटू 1.4 इंटू 10⁻², -2 हो गया 10⁻4। गुणा कर लीजिए आंसर। ठीक, और यूनिट क्या लिखेंगे? कूलम। ठीक है, डन। ऐसे सवाल आ सकते हैं पेपर में, एक नंबर में। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन नहीं, चौथा क्वेश्चन। ऑन ए सर्कुलर डिस्क द सरफेस चार्ज डेंसिटी is given by sigma equals to 2x, sigma equals to 2x। ठीक है, where x is the distance from x is the distance from the x is the distance from the center of the disk। ठीक, if capital R is radius of the disk, is radius, find the total charge on it, यानी फाइंड द टोटल चार्ज ऑन डिस्क। हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। एक वृत्ताकार डिस्क है, डिस्क माने होता है चकती। ये सब सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको, ये सब आपको किताब में नहीं मिलेगा आमतौर पे, जो आप बुक्स आपके पास है। एक डिस्क है, चकती है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा इक्वल टू 2x। अभी तक जो सिग्मा होता था कांस्टेंट होता था, अभी जो सिग्मा है वो वेरिएबल है। कह रहा जहां x है इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क,
x क्या है, डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस है। इफ r इज द रेडियस फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। तो भाई एक बार डिस्क बना के देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्क, थ्री 2 डायमेंशनल है, रोटी समझो। इसका सेंटर है O पर। हमें पता है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, 2x हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमको टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला तो होता है सिग्मा इंटू एरिया का इंटीग्रेशन, है ना। तो वो इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट से लगेगा। पर दिक्कत है कि हम एरिया कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए आइए समझते हैं। हमको एक एलिमेंट लेना होगा एरिया का जो इस पूरे डिस्क को क्या कर सकता हो, कवर कर सकता हो। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि कैसा एरिया लेंगे। मेन सॉल्यूशन क्या है, एरिया लेना, एरिया एलिमेंट लेना। तो कैसे हम एरिया एलिमेंट लेंगे आइए देखते हैं। लेट अस टेक ए रिंग एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, ठीक। सेंटर से x दूरी पर एक रिंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक रिंग ले रहे हैं। सेंटर से x दूरी पर एक क्या ले रहे हैं, रिंग ले रहे हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आई, ठीक। लेट dx इज इट्स थिकनेस, या लिख सकते हो लेट अनदर रिंग ऑफ रेडियस x प्लस dx। तो भैया जहां x है ना उससे थोड़ा सा और बढ़ा के एक क्या ले लो, रिंग ले लो। रिंग माने कि एक वृत्त ले लो, सर्किल ले लो। तो ये वाला हो गया x प्लस dx। बहुत छोटा है, बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो ये आपको एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, मिला कि नहीं मिला है ना। सो एरिया एलिमेंट मिल गया कि नहीं। डीए कैसे निकालोगे, तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा। ये छोटा पतला वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीका। आउटर रिंग का एरिया माइनस स्मॉलर रिंग का एरिया निकालने तो हो जाएगा काम, ठीक। पर हम जब मैथमेटिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स वाला कॉन्सेप्चुअल चल रहा है, कंटिन्यूम में चल रहे हैं, कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, या कह लो कि कैलकुलस का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एक टेक्निक और है। एरिया होता क्या है, अगर मैं रिंग का एरिया देखूं तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। रिंग का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। रिंग का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है। रिंग का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया निकालने का एक तरीका हो सकता है, पता है क्या, एरिया निकालने का एक तरीका हो सकता है सिंपली, और वो ये है कि हम क्या करें, लेंथ लें सरकमफ्रेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे वॉल्यूम के लिए हम ले सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे ये एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं सरकमफ्रेंस और इनटू ये थिकनेस, परपेंडिकुलर थिकनेस। तो सरकमफ्रेंस के परपेंडिकुलर, यानी हम डीए निकालने के लिए यूज कर सकते हैं 2 पाई x इंटू डी एक्स का।
2 पाई एक्स इंटू डी एक्स का। ये जब आप टोटल करके निकालेंगे तो भी यही आएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे। पाई एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ठीक। पाई कॉमन ले लिए, एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर कट गया। dx इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ होता है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, नेग्लेजिबल है। तो बचा क्या, पाई 2x dx, समझे। पाई 2x dx, तो 2 पाई एक्स इंटू dx, ठीक है। एरिया निकल गया। जब एरिया आ गया तो उतने में चार्ज इन एरिया एलिमेंट। ये टेक्निक, ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिग्मा इंटू डी ए जल्दी आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए बैच लेना पड़ता है लोगों को। वो ऑनलाइन आते हैं, वन शॉट में सब पढ़ा के चले आते हैं। उसमें और इसमें बहुत अंतर है। बेसिक्स से चल रहे हैं हम, एक एक चीज का लॉजिक देखिए। डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी एक्स, ठीक है, सिग्मा इंटू डी ए। डी ए की खुद की वैल्यू है 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, तो सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। और क्योंकि सिग्मा खुद वेरिएबल है 2x, तो हम उसकी वैल्यू भी रख देंगे, तो हो जाएगा 2x इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, जो हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया डी क्यू का एक्सप्रेशन। अब जब डी क्यू का एक्सप्रेशन आ गया तो टोटल चार्ज निकालेंगे, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सवाल है कि लिमिट्स क्या लें। तो आप एक चीज सोचिए कि वेरी क्या कर रहा। सबसे पहले क्या लिए थे, एक रिंग के लिए थे जो कि डिस्टेंस x पर था सेंटर से, तो वो डिस्टेंस कहाँ ले सकते थे, x की वैल्यू 0 भी ले सकते थे, और रिंग यहाँ भी ले सकते थे तो x की वैल्यू r भी ले सकते थे। यानी x का जो वेरिएबल है वो x बराबर 0 से x बराबर कैपिटल R तक वेरी कर रहा है। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, ठीक। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, कहाँ, यहाँ। ऐसे सवाल आपको एडवांस में मिलेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स में इन सब चीजों को हम यूज कर रहे होंगे। ऐसे सवाल नहीं मिलेगा, इसका यूज मिलेगा। तो भाई हो गया Q बराबर 4 पाई, कांस्टेंट है बाहर आ गया, बचा क्या, 0 से कैपिटल R तक का इंटीग्रेशन, किस चीज का, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है कि एक पावर बढ़ जाएगी उतने से डिवाइड हो जाएगा 0 से कैपिटल R तक। तो फॉर्मूला आया 4 पाई बाई 3 आर क्यूब। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये पता है क्या है, ये है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का भी फॉर्मूला है। पर हम वहां ये यहाँ वो डिराइव नहीं कर रहे थे, हम लोग को ये सिंपली चलना है। ये इसलिए ऐसा आ गया है क्योंकि सिग्मा इक्वल टू 2x दिया था। सिग्मा इक्वल टू कुछ और दिया होता तो ये फॉर्मूला हमेशा ही नहीं आएगा, ठीक है। सिग्मा की वजह से आ गया, अप्रोच यही रहेगी, टेक्निक यही रहेगी, पर हमेशा यही फॉर्मूला नहीं आएगा। इसको नोट कर लीजिए। देन एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि यूनिफॉर्म थोड़ी था, यूनिफॉर्म होता तो हर जगह एक जैसा होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म था। तो मैंने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों डेंसिटीज का कंसेप्ट समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन ए 1 मीटर
स्फीयर ऑफ गोल्ड, चार्ज ऑफ 340 पाई is given, pi microcoulomb is given. ठीक, if the radius is 1 centimeter, then find total charge on it. Find charge density on it. सवाल देखिए ध्यान से। आपको एक स्फीयर दिया हुआ है गोल्ड का जिस पर चार्ज है Q 340 पाई माइक्रोकूलम यानी 340 पाई इंटू 10⁻⁶ कूलम। रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻2 मीटर। कह रहा फाइंड चार्ज डेंसिटी ऑन इट, उस पर चार्ज डेंसिटी निकालना है। कौन सा चार्ज डेंसिटी, ये तो पता नहीं है। तो ये देखोगे कैसे कि बॉडी कौन सी दी गई है। तो क्या दिया है, स्फीयर। स्फीयर 1 डायमेंशनल है कि 2 की 3, तो उत्तर है कि स्फीयर 3 डायमेंशनल है यानी त्रिविमीय है। अब अगर 3 डायमेंशनल स्फीयर है तो उस पर दो तरीके का आवेश हो सकता है, या तो सरफेस या तो वॉल्यूम। सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है कंडक्टर के केस में और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आती है नॉन कंडक्टर के केस में। और आपका गोल्ड का स्फीयर दिया है, गोल्ड स्फीयर, गोल्ड कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा। तो लिखेंगे सिंस गोल्ड इज कंडक्टर so it will have सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि यह एक कंडक्टर है, चालक है, अतः इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो सिग्मा बराबर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई पूरा सरफेस एरिया। और एक गोले का स्फीयर का, एक गोला यानी स्फीयर का ठीक सरफेस एरिया कितना होता है, उसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। मैथमेटिक्स इन फिजिक्स वाले लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीजें समझाया है। अपने कुछ दिन हो गया, पुराना है, मतलब लगभग 2 महीने पुराना है। क्यू की वैल्यू 340 पाई इंटू 10⁻⁶, 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू पाई और रेडियस की वैल्यू 10⁻⁻2 का स्क्वायर यानी 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटेंगे इसको तो 4 से ये 3 कटेगा नहीं, 34, 4 से 4 अठे 32, 2 बचा, 4 पचे 20, 85, पाई पाई कट गया। 10⁻⁻6 और 10⁻⁻4, क्योंकि 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर भी है ना, तो 10⁻⁻4 जो हो गया सॉल्व करके 85 इंटू 10⁻⁻2 और यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सवाल आ सकता है पेपर में जिसमें आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ तक की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये हम लोगों ने इसलिए पढ़ा है क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको पढ़ने के बाद हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको इसको यही जानबूझ के क्या कर दिया है, कवर करवा दिया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़िए और अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ठीक है, थैंक यू।